नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से टीचर भर्ती गुरुकुल चैनल पर। जैसा कि आपके सामने एक मार्कशीट दिख रही होगी और इस मार्कशीट में आपको सचिन वाजपेयी जी दिख रहे होंगे। इनका रोल नंबर दिख रहा होगा, कैटेगरी दिख रही होगी, इसके बाद इनके आपके मार्क्स दिख रहे होंगे। CDP में 30 में से 28, मैथमेटिक्स में 30 में से 29, EVS में 30 में से 27, लैंग्वेज इनकी एक हिंदी रही है 30 में से 29 और एक आपकी इंग्लिश रही है जिसमें 30 में से 28 मार्क्स इन्होंने सिक्योर किए हैं। तो 150 अंक में से 141 141 मार्क्स सर ने अर्जित किए हैं और ये मार्कशीट आप लोगों ने अच्छे से देख ली है। तो जिनकी ये मार्कशीट है, अंक पत्रिका है, वो विद्यार्थी हमारे सामने विराजमान है और सीटेट का फॉर्म आज से ऑनलाइन होना शुरू हो गया है और मैं चाहूँगा, अपनी पूरी जी तोड़ कोशिश करूँगा कि आपके सामने ऐसे सभी दिग्गजों को बिठाऊँ जो आपको आपके भविष्य को उज्जवल करने में आपकी मदद करें। तो अभी सचिन जी हमारे सामने विराजमान हैं। तो ये हमारा टीचर भर्ती गुरुकुल चैनल है, आप इस टीचिंग सेगमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आपकी यहाँ पर सीटेट की क्लासेस चल रही हैं। बाकी बातें सचिन जी आपके साथ करेंगे और मैं सचिन जी को अभी माइक दूंगा, लेकिन इसके पहले सीटेट क्या है, सीटेट कहाँ कहाँ एलिजिबल है, सीटेट का सिलेबस क्या है। सीटेट माना जाता है ऐसा, सचिन जी ऐसा कुछ है कि लोग बताते हैं कि सर सीटेट बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, इसमें कुछ कीवर्ड हैं पेडागोजी के, ऐसा कुछ है था क्या? जी जी सर, बिल्कुल। अच्छा। तो सीटेट में पेडागोजी में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, यदि उन कीवर्ड्स पे काम किया जाए, और सभी विद्यार्थियों का कहना है, यहाँ तक कि अध्यापकों का भी कहना है, हमारे जो दीप सर आपको CDP पढ़ा रहे हैं उनका भी यही कहना है कि CDP में बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं प्राप्त होगी यदि आप इन कीवर्ड पे काम करें। जैसे कि आप देखेंगे कि हर सेगमेंट पे, चाहे टीचिंग सेगमेंट हो या UPSC का सेगमेंट हो, आप देखेंगे जैसे आप UPSC के सेगमेंट को उठाइए, जिस फील्ड पे मैं बहुत दिनों से विराजमान हूँ। UPSC का सेगमेंट ये कहता है कि जब भी कोई पेपर आए तो उसमें जब भी कहीं पे लिखा हो केवल, ओनली, वो हमेशा 100% रॉन्ग होगा। नकारात्मक चीजें हमेशा गलत हो जाती हैं UPSC के सेगमेंट में। क्या कुछ ऐसे कीवर्ड हैं क्या सर? जी सर। अरे वाह, तो फिर तो बहुत मजा आने वाला है, तो हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है यहाँ पे। तो पूरी चीजें, एक एक चीजें, मेरे पास प्रश्न का चिट्ठा यहाँ पर रखा हुआ है और जहां पर सचिन जी जहां पर कुछ स्किप करेंगे मैं सचिन जी को बीच में टोकूंगा और जो जो प्रश्न आपके सामने आएंगे उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे और एक एक बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक कैसे जाया जाए, यानी कि 1 अंक से लेकर 141 अंक तक कहां तक जाया जाए। और सेकंड टॉपर रहे हैं सर, अपने बैच के हैं, तो 2021 के। तो एक एक चीज अच्छे से डिस्क्राइब करके सचिन जी यहां पर बताएंगे। मार्क्स मैंने आपको दिखाई दिए हैं, है ना? एक बार कहिए तो मैं आपको फुल मार्कशीट दिखा दूं, ठीक है? ये सर की फुल मार्कशीट है, आप फुल मार्कशीट भी देख सकते हैं। तो मैं जो माइक है वो सचिन सर को देने जा रहा हूं। अब एक एक चीजें बताएंगे कि वो कीवर्ड क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे, क्या 30 दिन में तैयारी की जाती है, 1 महीने में तैयारी क्या पॉसिबल हो पाएगी, कि अभी आपके जो फॉर्म है वो आपके भरने शुरू हो गए हैं, तो क्या अभी से जो बंदा सीटेट के बारे में कुछ नहीं जानता, सीटेट का C नहीं जानता है, जो C फॉर कैट ही जानता है, तो क्या वो सीटेट के बारे में जान सकता है और पूरी तरीके से अच्छे से क्रैक करके क्या 140+ जा सकता है? तो इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन आज सचिन जी हमारे साथ करेंगे और जहाँ जहाँ चीज़ें स्किप होंगी वहाँ वहाँ सर को मैं बताता रहूँगा। तो सचिन जी आपके साथ मैं माइक शेयर करूँगा और आप इसको लगा के बात करेंगे। तो सचिन जी पहली बात तो ये बताइए, कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पर? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि जो भी हमारे साथी हैं जो पहली बार अभी सीटेट में अपीयर होंगे या इससे पहले जो अपीयर हुए हैं लेकिन उन्हें उनकी अपेक्षित सफलता को प्राप्त नहीं कर पाए, तो उनके लिए जो मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जो हमारी शिक्षक जो ये फील्ड है, शिक्षा का जो हमारा क्षेत्र है, इसका जो अटमोस्ट गोल है कि हम लोगों को उनके टारगेट्स अचीव करने में मदद कर पाएँ, उसमें थोड़ा सा जो मेरा कंट्रीब्यूशन है आपने उसके लिए मुझे एक मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। एक मार्केट में बहुत अफवाह ये फैलती है जी कि कुछ ऐसा मिल जाए, मतलब YouTube पे लोग सर्च करते हैं ना जी कि हाउ टू क्रैक सीटेट इन 7 डेज, हाउ टू क्रैक सीटेट इन 14 डेज, 13 डेज, हाउ टू क्रैक सीटेट इन अ नाइट, ऐसा भी कुछ सर्च होता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि 7 दिन, 30 दिन, 24 घंटे, 1 महीने, या फिर ये भी कम पड़ सकता है, या फिर 24 घंटे परिपक्व है उस सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए? आप एक एक चीज पर विस्तार करके मुझे जरूर बताएं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सीटेट क्या है और कहाँ कहाँ एलिजिबल है और इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, साल में कितनी बार होता है, 1 बार होता है, 2 बार होता है, सिलेबस क्या है। तो हम लोग पहले बात करेंगे सीटेट क्या है और ये कहाँ कहाँ एलिजिबल है, इससे क्या क्या फायदे हैं। जी।
सर जैसे सीटेट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म ही है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जैसे हर राज्य में मुख्य भर्ती परीक्षा होने से पहले एक पात्रता परीक्षा होती है जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होती है। इसका उद्देश्य ये है कि जैसे जो सरकारी भर्तियां हैं, शिक्षकों की जो भर्तियां हैं, उसमें भी एक पात्रता परीक्षा है, प्लस जो प्राइवेट स्कूल में भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनको भी ये पास करना जरूरी होता है। तो आप साथियों को बताएं पूरी बातें कैमरे देखकर बिल्कुल सामने से। जी जी चलिए। तो सर जैसे सीटेट की हम बात करें तो सीटेट और स्टेट टेट में स्टेट टेट का एक दायरा है, वो एक पर्टिकुलर राज्य के लिए आपका मान्य रहता है। जबकि जो सीटेट है, सीटेट का जो जितने हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं या आपके DSSB के जैसे स्कूल्स हैं, मतलब आपके यूनियन टेरिटरीज़ के, और बहुत सारे राज्यों में भी सीटेट को स्टेट टेट के पैरेलल ही एक्सेप्ट किया जाता है। इवन जैसे अगर कुछ राज्यों का हम नाम लेना चाहें तो जैसे बिहार है, बिहार ने तो अपनी राज्य पात्रता परीक्षा कराने से ही मना कर दिया है और कहा है कि जब केंद्र सरकार एक परीक्षा करवा रही है नियत समय पे तो अलग समय उसे करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से सीटेट देखेंगे हम, सीटेट का एक बहुत ही, अगर आपने BTC किया है, DLED किया है, BLED किया है, तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर देते हैं तो फिर टीचिंग एग्ज़ाम में एक नौकरी लेने का एरिया मतलब आपका बहुत बिल्कुल ही नेशनल लेवल का हो जाता है। बिल्कुल। तो सीटेट क्वालिफाई करना बहुत अनिवार्य हो गया। जी बिल्कुल, एक बार आपको जरूर इसमें अपीयर होना चाहिए। जी ठीक। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सीटेट के सिलेबस की, पाठ्यक्रम की बात करेंगे। तो पाठ्यक्रम में लैंग्वेज का बच्चा बड़ा हेर फेर रहता है कि सर इंग्लिश लैंग्वेज ली जाए कि संस्कृत ली जाए। वैसे मैंने अधिकतर जितने टॉपर देखे हैं वो संस्कृत वाले ही देखे हैं, कुछ ऐसा मतलब रहा एक्सपीरियंस। जितने बच्चों से बात किया है वो संस्कृत ही ले रहते हैं। जी जी। और आपने शायद इंग्लिश लिया है भी। जी मैंने इंग्लिश लिया। तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बताएंगे कि संस्कृत और इंग्लिश में क्या है? सर उसके पहले, बिल्कुल सर, उसके पहले मैं जैसे इसका जो पैटर्न है, जो हमारे नए दोस्त हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 आपका क्लास 1 to 5 के लिए होता है और पेपर 2 6 to 8 के लिए होता है। दोनों ही 150 मार्क्स के होते हैं। 150 में आपका बड़ा क्लियर डिवीजन है 30 मार्क्स में। पहले 30 मार्क्स में आपका CDP हो गया यानी बाल विकास, अगले 30 में आपका EVS हो गया, उसके बाद आपका 30 नंबर में मैथ्स हो गया, और फिर अगले 30 में आपकी भाषाएं होती हैं जिसमें एक हिंदी हो गई और फिर इंग्लिश, संस्कृत, ये थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा अन्य भी विकल्प हैं, बट मोस्टली ये तीन लैंग्वेज जिसमें लोग ज़्यादा चूज़ करते हैं। तो इसकी जैसे आपने सबसे पहले हम इसकी बात कर लें, आपने ऐसे इंग्लिश संस्कृत वाली बात की, तो मेरा मानना तो ये है कि आपकी सभी पे कमांड होनी चाहिए। ये सबसे उसका रीज़न ये है कि आप चाहे आपने जैसे यूपी की बात करें, अगर यूपी सुपर टेट की बात कर लें तो आपको हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों को ही आपको मुख्य परीक्षा में उनका आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये लेने की बजाय, अगर मान लीजिए मेरी संस्कृत कमज़ोर होगी तो मैं संस्कृत जरूर लूँगा कि इसी बहाने में संस्कृत कुछ सीख सकूँ, क्योंकि आगे मुझे बच्चों को पढ़ाना है, अल्टीमेट उद्देश्य तो यही है। तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि क्या ज़्यादा स्कोरिंग है, पर जिसमें कोई कंफर्टेबल हो उन्हें वो चूज करना चाहिए, कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस हो, जिसका जो बैकग्राउंड रहा हो। जी जी बिल्कुल। जैसे संस्कृत का कोई बैकग्राउंड रहा है तो उसके लेकिन जैसे कि किसी को इंग्लिश भी नहीं आती है, है ना, और अदर लैंग्वेज में दिक्कत है, तो क्या कंफर्टेबल ज़्यादा रहेगा, इंग्लिश की संस्कृत? सर जैसे मान के चलिए मैं हूँ, मुझे हिंदी आती जी जी, लेकिन मुझे इंग्लिश और संस्कृत में से कुछ चूज करना है, और जैसे इंग्लिश है वैसे संस्कृत है, जैसे आम है वैसे इमली है, दोनों खट्टे हैं जी जी, है ना, तो हमें कोई एक लेना है। तो आप क्या प्रेफर करना चाहेंगे कि क्या जल्दी तैयार किया जा सकता है, संस्कृत की इंग्लिश? तो सर देखिए, अच्छा आपने संस्कृत का भी ट्राई करने की कोशिश करी? जी मैंने ट्राई किया है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कई दोस्त मतलब इससे जुड़ भी पाएंगे मेरी इस बात से, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100 में 100 लोगों पर ये लागू हो पाएगा, लेकिन अगर किसी का हिंदी बैकग्राउंड रहा है तो फिर उसे संस्कृत चूज करना चाहिए। किसी का इंग्लिश बैकग्राउंड अगर रहा है, इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी रहा है, तो उसे इंग्लिश चूज करना चाहिए। एक आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, जब आप पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कारण यह है कि प्रश्नों को समझने में और थोड़ा आसानी हो जाती है। कहीं ना कहीं जो हिंदी व्याकरण होती है और जो संस्कृत व्याकरण होती है वो कहीं ना कहीं मैच करती है, लेकिन पूरी तरीके से मैच नहीं करती। इसलिए जो बच्चे हिंदी पढ़ने के बाद, जैसे कि मैं क्लास लगाता हूँ जब टीचर भर्ती वाले पे जब क्लास लगाता हूँ ऑफलाइन वाले में भी, तो जब मैं हिंदी के बाद संस्कृत लगाता हूँ तो बच्चा थोड़ा सा अजीब महसूस करता है, कह रहा सर अभी हिंदी में सर ने जो कारक पढ़ाए हैं और फिर संस्कृत में जो सर ने कारक पढ़ाए हैं, दोनों के एग्जाम्पल ही अलग हो गए हैं। और उसमें सर ने बताया है 4 होते हैं, उसमें बताया है 8 होते हैं। संस्कृत वाले सर ने जो कारक पढ़ाए हैं वो कम से कम 15 दिन पढ़ाए हैं, तो हिंदी वाले सर ने जो कारक पढ़ाए हैं वो 10 मिनट पढ़ाए हैं। तो
बच्चा यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक साथ जब हिंदी संस्कृत पढ़ता है तो बोर होने लगता है, मुझे लगता है। लेकिन जैसे एक हिंदी पढ़ रहा है और एक इंग्लिश पढ़ रहा है, तो आजकल जो इंग्लिश का ट्रेंड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा अपने हिंदुस्तान में कुछ ऐसा है, सभी के साथ ऐसा है। मैं चाहे इंग्लिश बहुत अच्छी बोल ना पाता हूँ, लेकिन कोई इंग्लिश में अगर मुझे कुछ बोलेगा तो मैं समझ जरूर जाऊंगा कि कहना क्या चाहता है, ऐसा है कि नहीं? चलिए ठीक है, तो फिर जैसे जिसका बैकग्राउंड रहा है उस हिसाब से उसको चूज करना चाहिए, है ना, जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस करे। जी जी, और स्लाइटली चांसेस हैं कि उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा उसका बैकग्राउंड का अपने। तो ये लैंग्वेज के बारे में हम लोग ने बात कर ली, फिर इसके बाद सीडीपी पर बात करते हैं। सर सबसे फोकस रहता है सीडीपी पर, मैथ पर, तो बहुत ही ज्यादा फोकस रहता है, तो थोड़ा सा सीडीपी और मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। पहले सीडीपी पर चर्चा करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जी जी, तो सर क्या वो कीवर्ड है, क्या वो ऐसा जादू की छड़ी है कि घुमाई और बस सीटेड निकल गया 141 मार्क्स? हमने तो नहीं किया, लेकिन हम कर लेंगे, अब सब मिले हैं तो कर लिया जाएगा, है ना? ठीक है सर, जैसे सीडीपी की अगर बात करें तो जो हमारा मेन फोकस रहता है सीटेट में, स्टेट टेट में भी इवन हमारा सबसे ज़्यादा फोकस बाल विकास पर ही रहता है। उसका कारण है कि बाकी के सब्जेक्ट जो हैं कहीं ना कहीं हम उनसे टच में होते आए हैं, हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा नया रहता है। डीएलएड में, बीएड में पढ़ते भी हैं, लेकिन उतना प्रैक्टिकल अप्रोच से इसको नहीं पढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल इसमें आते हैं, थोड़ा फैक्चुअल मैटर उसमें रहता है, और इसके क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। कई लोग को तो क्वेश्चन समझने में ही दिक्कत होने लगती है, तो इसलिए सीडीपी सर बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। कारण यह है कि जब आप इसको समझेंगे, प्रैक्टिकल रूप में इसको समझेंगे, तो बहुत आसानी होगी, अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होता है। और इवन इसका देखिए दो तरीके से फ़ायदा है। पहली चीज़ तो आपको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती, जितना मैंने अनुभव इसमें किया है। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्पेशली जैसे आप जीएस देख ही रहे हैं तो कुछ कहने की बात नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे इसमें सीटेट में हर विषय जो 30 नंबर का है, उसमें 15 नंबर फैक्ट्स है, 15 नंबर पेडागोजी। तो ये मान के चलिए आपका अगर हम ओवरव्यू एक देखें तो लगभग 75 नंबर आपका फैक्चुअल होगा, 75 पेडागोजी हो गया। लेकिन सीडीपी में जो आप ये पढ़ते हैं, ये जो सीडीपी की जो पेडागोजी है इधर इस सेक्शन की, ये आपके बाकी सेगमेंट में भी आपको बहुत मदद करती है। अच्छा। उधर भी आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। तो अगर इधर आपने सीडीपी को अच्छे से कवर किया और बाकी सब्जेक्ट का जो फैक्चुअल है, जो कि आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, उसको आप थोड़ा सा देख लें, तो मान के चलिए कि आप एक तरह से पूरे पाठ्यक्रम का एक लेआउट तैयार कर रहे हैं। तो ये बड़ा मददगार साबित होता है। तो मैं ये सोच रहा था सीडीपी के वो कीवर्ड अगर आप एक दो बताते, हिंट और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप सीडीपी के कुछ सेगमेंट की कुछ क्लासें, वो जो ब्रह्मास्त्र है, वो हमारे प्रिय विद्यार्थियों को भी दें, जो इस बार सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, जो ऑफलाइन क्लास में आ रहे हैं, उन सबको अगर आप अपनी गाइडेंस में थोड़ा सा लें और वो कीवर्ड दें, है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा और सभी विद्यार्थी आपके आभारी होंगे। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा सर करेंगे और बहुत ही जल्द आपको 2 से 3 वीडियो ऐसे मिलेंगे, क्यों सचिन जी? जी सर, बिल्कुल। तो आपको 2-3 वीडियो ऐसे मिलेंगे जो आपको 141 के आसपास ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सचिन सर बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि रिकॉर्ड ब्रेक हो, हैं? चलिए नहीं सर, बिल्कुल। मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि अगर कोई ये कह दे कि नहीं आपके बताने से ऐसा हो गया, बस तो ये एक गुरु वाली खुशी है, ये फिर एक गुरु वाली खुशी है। यहाँ पर बस बात आती है फिर आपके सिलेक्शन पे 2 लोग खुश हुए, एक गुरु और एक माता। जी बिल्कुल। चलिए, तो अभी कीवर्ड पर हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में, और अब हम लोग बात करने वाले हैं ईवीएस को लेकर। तो ईवीएस में 15 नंबर के फैक्ट डाटा है, डेटाबेस है, और वो आपका एनसीईआरटी पे बेस होता है। तो क्या एनसीईआरटी क्या पूरी फिर रटना पड़ेगा क्या पूरा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए 15 नंबर आपके पेडागोजी हो गई। पेडागोजी जैसे हमने बताया, हम डिस्कस करेंगे ही। 15 नंबर आपकी एनसीईआरटी होती है। तो एनसीईआरटी में आपको पूरी एनसीईआरटी रचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 6 से 12 तक की पढ़नी पड़ेगी? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आप प्राइमरी के लिए कर रहे हैं, तो प्राइमरी 1 से 5 तक। हाँ, 1 से 5 तक, या यदि संभव हो, क्योंकि मोस्टली लोग पेपर 1 देते हैं तो पेपर 2 देते ही हैं, तो क्लास 8 तक अगर संभव हो। तो इसमें सर अगर मान लीजिए आपके पास समय है और आप ऐसी समझ रखते हैं, तो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से जा सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने अपनी एनसीईआरटी समरी तैयार कर ली थी, तो मैंने उसको देख लिया, तो मैंने देखा कि डायरेक्ट कई क्वेश्चंस उसमें से आ जाते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं।
जैसे अगर मैं नाम लूँ तो कौन सा पक्षी मतलब ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है, हाथी कितने पत्ते खाता है, और ऐसे मज़ेदार क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन पीछे घुमाता है। जो अभी आपने एनसीईआरटी जिस्ट हम लोग की देखी थी वो कैसी है, वो मतलब परफेक्ट है कि नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल एनसीईआरटी तो फिर एनसीईआरटी है, आप जान ही रहे हैं हर जगह उसका। तो उससे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने निकाले थे, है ना, और एक समराइज करने की कोशिश करी है कि एक बार में भाई 24 घंटे में कैसे सीटेट क्वालिफाई करें। तो वही वाली बात है। तो हम लोग के पास जो एनसीईआरटी है वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, और उसमें सचिन जी की नजर पूरी पड़ चुकी है, आप जान ही रहे हैं, है ना। और बाकी हमारे जो अध्यापक हैं, है ना, राहुल सर हैं और मनोज सर हैं, दीप सर हैं, है ना, बिल्कुल छत्र छाया बनी हुई है। लेकिन एनसीईआरटी पे जो ईवीएस वाला पॉइंट है वो तो हमारे छत्र छाया बना हुआ है, और वो बहुत प्यारी बुक लगेगी आपको। अभी जैसे इंटरव्यू ओवर हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको टीचर भर्ती गुरुकुल ऐप पर ही वो पीडीएफ उपलब्ध कराई जाए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। तो सचिन जी, हम लोगों ने ईवीएस पर देखा, ईवीएस में एनसीईआरटी हो गया, और जो ईवीएस की पेडागोजी आती है उसके बारे में कुछ कहेंगे क्या? सर ईवीएस क्या, जैसे ओवरऑल पेडागोजी है, जैसे आपने कुछ कीवर्ड्स की बात करी। अगर थोड़ा सा हम इस पर जाएं तो अब ये तो कहना गलत हो जाएगा कि हमेशा ये चीज़ काम करेगी, बट अधिकतर मैंने जो एक अपना अनुभव पाया, सारे नियम 99% ही काम करते हैं। और पूरी जीएस, अब इतना बड़ा जीएस है, इतना बड़ा ईवीएस है, कैसे वो तो बस वही क्लू हमको चाहिए। जी। बाकी हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं, हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं ना, हमको वो क्लू चाहिए जो ये बता दे कि ये सही रास्ता है, चल के तो हम ही को जाना है। बस हमको ये तो बता दे कोई कि यही सही रास्ता है, बस इतना ही आपको बताना है। बताइए सर। तो सर उसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि जो जैसे हमारे सीटेट एग्जाम का जो लक्ष्य है कि शिक्षक आदर्श है, वो कभी छात्र को दंड नहीं देगा, वो छात्र को डांटेगा नहीं, कोई भी नकारात्मक कार्य वो नहीं करेगा। अगर कोई प्रश्न आपको मिला, उसमें 2-3 विकल्प कुछ ऐसे हैं कि व्याख्यान देना, एक विकल्प है पाठ्यपुस्तक तक सीमित रहना, और एक विकल्प कहीं ऐसा है जो किसी गतिविधि में शामिल करने की बात करता है, भले ही वो कैसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए हिंदी में हम ले लें, कोई सर्वनाम का है, सर्वनाम विषय पर कोई आपका प्रश्न है और उसमें समझाने की बात कही जा रही है। एक विकल्प व्याख्यान का है, एक है पाठ्यक्रम तक सीमित रहेंगे, एक है कि आप पाठ्यपुस्तक से ही उसको पढ़ाएंगे या बोर्ड पर पढ़ाएंगे, एक है कि आप ग्रुप बना करके, एक समूह बना करके 4 छात्र आपने खड़े किए, 5, अब वो आपस में आमतौर पर बात करते हैं तो हम, आप, मैं, तुम ऐसे करके रेफर करते हैं। तो ऐसा अगर उसमें कोई विकल्प है, मतलब गतिविधि में शामिल करने का कोई विकल्प है, कोई सकारात्मक विकल्प है, तो वो हमेशा सही होगा। कोई किसी विकल्प में नहीं आ गया या उसकी प्रकृति, जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते हैं तो हमें क्वेश्चंस का नेचर समझ में आने लगता है। जिसने क्वेश्चन का नेचर समझ लिया तो मुझे लगता है कि पेडागोजी में फिर उसने फतेह हासिल कर ली। अगर आपने नेचर समझ लीजिए कि ये विकल्प नकारात्मक प्रवृत्ति का है, ये सकारात्मक की ओर जा रहा है, तो फिर मान के चलिए बस यही इसका कीवर्ड है। अच्छा, नकारात्मक से दूर रहना है। जी बिल्कुल। और हमको भी प्रैक्टिकली, जैसा कि मैं जी आपसे सीख पा रहा हूँ। जी। तो मुझे जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भाई 12 साल से तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो 12 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे लग रहा है मैं सही पढ़ा रहा हूँ, है ना। और मुझे लग रहा है मैं परफेक्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे चीजें कैसे याद रहती थी। अगर वही चीज मैं बच्चों पर अप्लाई करूं तो वो तो मेरी एज में उस समय है ना, बिल्कुल, तो वो भी वही सीखेंगे। इसलिए जैसे कि हम लोग ने ऐसे याद करते थे कि सर अगर हमको हरा रंग याद रहेगा तो हा से हड़प्पा, रा से रावी हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ शॉर्टकट तरीके हो सकते हैं याद कराने के। एक अच्छा कहते नहीं है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो मुझे लगता है जो टीचर जो पढ़ा रहा है, यदि उसकी वो प्रैक्टिस करवाए क्लास में कि अब तुम ये करके दिखाओ, अब तो ऐसे ऑप्शन ज्यादा प्रेफरेबल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे कहना चाह रहे हैं जी। बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच वाले, एक्टिविटी वाले हमेशा सही होंगे, ये बात जी। और बच्चों संबंधित जो नकारात्मक चीजें हैं वो हमेशा गलत होंगी। कि ऐसा उसको दंड दे देना चाहिए, है ना, उसको आंखें दिखा देनी चाहिए तो वो डर जाए, तो वो चला जाए टॉयलेट की ओर कि मैं ऐसा नहीं है ना। नहीं, मैं समझ गया। तो आप थोड़ा सा हिंट समझ पा रहे होंगे। फिर मैं अभी थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के पेपर दिखाऊंगा यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, क्लासों में। जी तो वहां पे सचिन जी और इसको बता पाएंगे कि देखिए यहाँ पर ये कीवर्ड है, इसको यहाँ पर ये गलत हो गया। जैसे कि अगर मैं देखूं यहाँ पर तो शायद मेरे पास आप देखेंगे बाल विकास की यहाँ पर कुछ पीपीटी पड़ी होगी, अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। ठीक, कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं और कुछ इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कौन सा कथन सही है, ऐसे प्रश्न के साथ कीवर्ड लगता है, ऐसे प्रश्न लगता होगा सचिन जी, है ना।
कि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है और अवधि जिसमें 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन ये इसमें कीवर्ड काम करते होंगे। जी जी सर, ये जैसे ये क्वेश्चन जो है, हाँ। ये कुछ क्वेश्चन आपके जो कुछ फैक्चुअल होंगे, जो आपके कंटेंट बेस्ड होंगे। कुछ क्वेश्चन जैसे इसके अलावा सर ये तो नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन आगे जैसे जब हम डिस्कस करेंगे तो हम क्वेश्चन स्पेसिफिक ज़्यादा बता पाएंगे, प्रश्न देख करके तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके जो कंटेंट बेस्ड हैं, जो आपके फैक्ट बेस्ड हैं। ठीक है। और इसके अलावा आगे चल के हम देखेंगे तो वो हमें उस तरह के क्वेश्चन हमें भी आगे मिलेंगे इसमें। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो तो कई क्वेश्चन हम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो कीवर्ड पे काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग को सीधे डेटाबेस पे काम करते हैं। जैसे वही मान के चलिए जैसे ईवीएस में 15 क्वेश्चन डेटाबेस पे आ गए और 15 क्वेश्चन पेडागोजी पे आ गए। कॉन्सेप्ट तो सर पढ़ना ही पड़ेगा, बिना उसके तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक, यानी कि कोई जादू के छड़े नहीं घुमाना। नहीं सर, ये तो पढ़ना पड़ेगा जी। मैं जैसे आपने कहा कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें मैं बिल्कुल अपने अनुभव से मैं बता सकता हूं और भी लोग सुनते आए हैं, ऐसा होता है। लेकिन ज़्यादातर मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि जैसे सर सबसे एक जो जब मैं पढ़ रहा था, मैं खुद भी पढ़ रहा था। देखिए ये डेटाबेस है जी वाइगोत्स्की का सिद्धांत अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तभी कर पाएंगे। पता है तो पता है, नहीं पता है जय श्री राम, नहीं पता है फिर तो ऐसे गर्दन उठानी है और बगल वाले को देख लेना है सर। जी। और इसको पढ़ने का जो मोटिवेशन है सर, मैं वो उस बारे में बात करना चाहूँगा एक बार कि थोड़ा सा जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे भी कई लोग मिलते थे। तो लोग ये एक मेंटालिटी बना लेते हैं कि तो क्वालिफाइंग एग्जाम है, 90 ले आते हैं, 82 ले आते हैं, बस हो गया, आगे बढ़ जाएंगे। ये बहुत कीवर्ड का काम है, जरा से जो सर बताने वाले हैं कि कुछ लोग पढ़ते ही उतना है जितने में काम चल जाए और फिर वो बॉर्डर पे आके लटक जाते हैं। फिर सर तब वो सरवाइव करना कोशिश करते हैं। हाँ, तब वो इस पर बात हम लोग थोड़ा सा कर सकते हैं, 2 मिनट इस पर जरूर बात कर सकते हैं कि क्या उतना ही पढ़ना है जितने में बॉर्डर पे लटक जाए? क्या उतना ही पढ़ना है कि हमको सर किस हिसाब से पढ़ना है कि लोग बॉर्डर से क्रॉस कर जाएं और वो इनिशिएट क्या होगा, वो जोश, वो बात जो आपको प्रेरित करती है, कुछ ऐसी बात होगी ना जिसने कहा होगा नहीं यार हम थोड़ा सा कर सकते हैं। आपने सोचा था कि आप टॉप करेंगे? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। बिल्कुल नहीं सोचा था। मतलब कुछ तो सोचा होगा पेपर देखने के बाद कि यार ये तो सही है, अब तो टॉप कर जाएंगे। कि ऐसा पेपर देखने के बाद लगा होगा या फिर लगा होगा कि हमने सही डायरेक्शन में तैयारी करी थी, या फिर कुछ तो आपको प्रेरित किया होगा भाई? सर मैंने जो मेरी सोच थी, जब मैंने अपना डीएलएड क्वालिफाई किया, डीएलएड पास करने के बाद सीटेट मैंने अपना दिया, तो जब फॉर्म भरा तो मैंने देखा लोगों की जो मेंटालिटी सर होती है आमतौर पर कि 90 ले आते हैं, क्या जो 82 ले आते हैं और बस बहुत है, बहुत ज़्यादा, या जैसा आपने कहा कि एक रात में कितना पढ़ लिया जाए, एक हफ्ते में कितना पढ़ लिया जाए, 15 दिन में कितना पढ़ लिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल एक सीमा तो है कि उतने दिन अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि इतने दिन ही पढ़ लिया जाए तो पर्याप्त होगा, 7 दिन या 10 दिन 15 दिन। मैं बस ये कहना चाहूँगा इस बारे में, जो मैंने सोचा था कि मुझे सीटेट देना है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, यहीं तो रुकना नहीं है, आगे मान लीजिए यूपी का हमें सुपर टेट देना है, केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हमें देना है, या जैसे मैंने अभी दिया तो नहीं DSSB का एग्ज़ाम, अगर हम किसी भी आगे एग्ज़ाम में जाते हैं तो ये ऐसा सब्जेक्ट है हमारा कि ये जड़ है, ये नींव है, सब पे डोमिनेट करता है हर एग्ज़ाम में। आप KVS देख लीजिए जो है टीचिंग मेथोडोलॉजी, और इसी तरह से आप DSSB देख लें, चाहे अपना यूपी सुपर टेट देख लें, इसके बिना आपका काम कहीं नहीं चलने वाला है। तो कहीं पर भी हम ये ना सोचें जब हम पात्रता परीक्षा दे रहे हैं तो उसको इतना अच्छे से, इतना मन लगा करके दें कि हाँ हमें आगे इसी फील्ड में जाना है और यही जो पढ़ाई है सर, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आगे चल करके हमको काम देंगे बहुत। ये तो इस सोच से जब आप चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपका फ़ायदा होगा। अदरवाइज 15 दिन पढ़ने के बाद होगा कि अरे सर 2 नंबर और आ जाते तो हो जाता है। तो अब हम सचिन सर ने जिससे पढ़ा है जी उन गुरु को बुलाना चाहेंगे जो अभी हमारे यहाँ मौजूद हैं। जी और सर से थोड़ी सी बात करेंगे जो जिनसे आपने रूबरू हुए हैं, जिनसे आपने गाइडेंस लिया है। यदि हम उनसे बात करेंगे, जैसे कि हम लोग की आज मुलाकात तो पहली बार है। जी सर। और जिनके थ्रू आप यहाँ पर आए हैं और वो ज़्यादा आपको अच्छे से जानते हैं कि कब से आपने ज्वाइन किया और आपका नेचर कैसा है और सब कुछ चीज़ें। फिर इसके बाद हम आपके सामने हमारे सिटी पर सर को बिठाएंगे और थोड़ा सा उनसे गुफ्तगू होगी। फिर इसके बाद आप क्या संदेश देना चाहते हैं वो सारी बातें बताने के बाद हम यहाँ से अलविदा करेंगे आपको। और तो राहुल जी आइए सर और अपने शिष्य से बातचीत करेंगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? आप कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं जी सर। तो अभी यहाँ कैसा लग रहा? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सर, मैं अपने फ्रेंड्स को बताना चाहूँगा कि जो सर हैं, राहुल सर हैं,
मैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं लखनऊ रहता हूँ। और जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी, शुरुआत के समय में डीएलएड के बाद जो है, तो सबसे पहले मैं यहाँ सर के संपर्क में आया था। और सर, मैं जहाँ गया था कुछ दिन के लिए, सर वहाँ मैथ्स पढ़ाते थे। तो नो डाउट जो सर से पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि सर कितना सिंप्लीफाइड, कितने आसान शब्दों में अपनी बात कहते हैं। तो इस वजह से जो है मैं सर से बहुत प्रभावित था। और उसके बाद फिर जब मैंने सीटेट दिया और अभी तक की जो मेरी तैयारी है, मैं सर से कांस्टेंट टच में था। तो सर के थ्रू ही मैं सर के संपर्क में आया, एसएसजी गुरुकुल सर के संपर्क में आया। थैंक यू सर। जी जी। तो सबसे पहले मैं सचिन वाजपेयी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सचिन वाजपेयी जी जब क्लास के लिए आए थे, दैट टाइम से यही लग रहा था सबको कि ये मेरिटोरियस हैं और ये टॉपर निकलेंगे, ये टॉप करके जाएंगे स्टार्टिंग से। और इनका रिजल्ट भी शो करता है, फिर चाहे सीटेट को लेकर के हो, रीट एग्ज़ाम को लेकर के हो, या फिर अभी ये एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में जो इनसे रिलेटेड है, टीचिंग सेगमेंट से, उस एग्ज़ाम में भी बैठते हैं। जी जी। और पेपर का पैटर्न कैसा फॉलो हो रहा है उसके लिए बाकी एग्जाम्स भी देते रहते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने पेट का एग्जाम भी दिया था, 88 क्वेश्चंस सर के सही जा रहे हैं उसमें। इसके पहले रीट का एग्जाम था, उसमें 128 हैं 150 में। तो एक अच्छा खासा अनुभव भी है जो आपसे शेयर कर रहे हैं कि आप भी सीटेट में कैसे आप टॉपर बन सकते हैं, जैसे सचिन वाजपेयी जी ने अच्छे नंबर के साथ में इसको क्रैक किया है। जी जी। तो अपना जितना भी एक्सपीरियंस है वो आपसे साझा कर रहे हैं। और मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाहूँगा आप सबको भी और सचिन वाजपेयी जी से कि आप भी बताइए कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो टीचिंग गुरुकुल से जुड़े हैं, इस वाले सभी स्टूडेंट को 140 प्लस अगर लाना है तो 140 प्लस लाने के लिए इनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, शुरुआत कहाँ से करें और क्या ऐसा करें कि एग्ज़ाम में इनका भी 140 प्लस आए। लास्ट टाइम मैं चाहूँगा सिर्फ इतनी बात आप इनको बता दीजिए। सर, उसके लिए तो मैं सबसे पहले, जैसे कि आप जानते ही, एक तो मैं आपके सानिध्य में था शुरुआत से। उसके अलावा जैसे जहाँ तक सीटेट की बात रही, तो मैंने जो अपना स्रोत चुना था वो भी मैंने बहुत सोच समझ के चुना और मुझे उससे संतोषजनक परिणाम मिला। दोनों चीज़ों का सर अपना रोल होता है और नो डाउट मैंने अपना एफर्ट दिया और जो मैंने अपना सोर्स चुना उससे मैं जो है मुझे एक सकारात्मक परिणाम मिला। और यहाँ भी जैसा हम आपको जानते हैं और जो सर को जानते हैं, बिल्कुल कोई शंका की बात ही नहीं है। तो यहाँ लोगों को जो सर बता रहे हैं, जो चीज़ें सर डिलीवर करते हैं, उसको लोग अपना एक्सेप्ट करें, रिसीव करें, ग्रहण करें, अच्छे से उनको समझें। और प्लस क्वालिफाइंग करना है, बस पास होकर के निकल जाना है, इस माइंडसेट से हटा करके 2-3 जो सर क्रक्स ऑफ द मैटर है, 2-3 चीज़ें जो हैं, जैसे सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको उनको लगाना चाहिए। इवन सीटेट ऐसा एग्ज़ाम है, शायद हर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता होगा कि इवन सर, जो मुझे लग रहा है आप तो बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा, उसने टीचिंग लाइन का सोचा भी नहीं है और पेपर उठा लेगा तो 150 में 50-60 तो उसके आ ही जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसने कभी हिंदी नहीं पढ़ी, उसने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी, उसने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, सीडीपी को अगर हम हटा भी दें एक बार के लिए तो 40-50 क्वेश्चन तो वैसे भी वो सही कर सकता है। तो इसलिए जब इसकी बात आए इस पेपर में, तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं, ये देखें कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या हमको पढ़ना है। और फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक रणनीति आपकी होनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं, इनमें जैसे मैथ्स में आपका हो गया कि मतलब जो आपका कंटेंट हो गया, फैक्ट हो गया, जैसे आप उसकी क्लास लेते ही हैं। इसके अलावा जो आपका पेडागोजी हो गया, पेडागोजी के जो कुछ टर्म्स हैं उसके सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ, जैसे मैथ्स के कुछ हैं, ईवीएस के कुछ हैं, कुछ हिंदी के हैं, लैंग्वेज के। इसके अलावा जैसे ईवीएस की बात हमने अभी की जैसे सर से कि समरी हो गई, आप एनसीईआरटी समरी तैयार कर लें। और इसके अलावा जो है आपका पेडागोजी के जो उसके टर्म्स हैं। फिर सीडीपी के लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे लगता है जो बच्चा सीटेट में आता है सीडीपी के बारे में तो एक उसकी रणनीति रहती है सर। एंड सर एक लास्ट में जो कहना चाहूँगा, लैंग्वेज में लोग जो गलती करते हैं लोग कि जैसे मान लीजिए मैंने तो ये सोचा था कि कुछ भी मेरे से जितना हो सकता है कुछ भी छोड़ना नहीं है। लैंग्वेज से मेरी हिंदी और इंग्लिश रही। तो सर उसमें मैंने तो सोचा था कि कोई भी चीज़ अनटच करके नहीं जाना है। थोड़ा सा ग्रामर भी मैं रिवाइज करके गया था, हालांकि ज़्यादा मार्क्स की आती नहीं है, 2 से 3 मार्क्स की। स्टूडेंट जो है अगर हिंदी एक लैंग्वेज के रूप में उनका है तो ज़्यादातर संस्कृत मेरे ख्याल से। हाँ सर, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जी बिल्कुल सर, जिसका जैसे बैकग्राउंड जैसे रहा है, अगर हिंदी बैकग्राउंड रहा है तो संस्कृत से वो ज़्यादा, जैसे अब मेरा जैसे सीबीएसई रही स्कूलिंग, तो हम सीबीएसई में क्लास 8 तक पढ़ते हैं। जो लोग यूपी बोर्ड से हैं वो क्लास 10 तक शायद, अगर मैं सही हूँ तो पढ़ते हैं। तो इस वजह से जिसका जैसा बैकग्राउंड रहा है वो उस हिसाब से इसको चूज़ करे। और हिंदी अगर लैंग्वेज की बात है सर,
तो लैंग्वेज मुझे ऐसा लगता है कि आप पैसेज को जरूर प्रैक्टिस करें, अलग अलग एग्जाम्स के प्रैक्टिस, बहुत हाई लेवल जाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स ही आप देख लें और प्लस जो आपके इक्विवेलेंट स्टेट टेट्स के एग्जाम हैं इनके आप पैसेज प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो निश्चित मुझे लगता है कि आप जो है बहुत बढ़िया कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप लोगों ने सुना अभी कि सबसे ज़्यादा जो करना है वो कंटेंट और फिर प्रैक्टिस। अच्छा, कंटेंट जो है सीटेट का ये कितने दिन में लगभग समाप्त कर सकते हैं अगर पढ़ने बैठ जाए तो? बाकी प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं तो जो सेंट्रल टीटी का कंटेंट है लगभग 5 सब्जेक्ट मैंने तो लगभग सर वही 40 से 45 दिन दिया था। 40 से 45 दिन में कंटेंट और उसके बाद लगातार प्रैक्टिस। सर यही इतना समय मैंने दिया था ओवरऑल जो है मैंने प्लान करके प्रैक्टिस सेट्स और इन सब के साथ लगभग कुल मिलाकर के जी कुल मिलाकर के ही इतना समय दिया था। 40 से 45 दिन में मैंने लगभग दिया था सर इतना। डेली पढ़ते कितने घंटे? लगभग 4 से 5 सर लगभग जैसे टाइम का तो ऐसा नहीं था, मतलब टॉपिक नहीं है। नहीं सर बस जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए बस उसके बाद में लगातार प्रैक्टिस। जी अच्छा, एग्जाम में जो काम आता है हम लोग के स्टूडेंट के एग्जाम पेपर में तो मेरे ख्याल से सिर्फ प्रैक्टिस ही काम आती है, मतलब कंटेंट तो आता है ही, लेकिन अगर सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे ख्याल सबसे ज्यादा जो काम आने वाले टॉपिक्स हैं वो है प्रैक्टिस। जी बिल्कुल है ना, प्रीवियस एग्जाम के सवाल। चलिए, तो अब एक बात है, कंफ्यूजन है एक, जो स्टूडेंट के क्वेश्चन भी आए थे कि जब आप आने वाले हैं जी तो आपसे कुछ क्वेश्चंस उनकी तरफ से पूछे जाए। जी सवाल ये था, आपने भी पूछा होगा, कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया था जी पिछली वाली वीडियो पे, सीबीटी वाली क्लासेस की वीडियो में, और सवाल ये था कि सर सीटेट जो है ये अब होने लगा है ऑनलाइन एग्जाम। लास्ट में एक बार हुआ था, आपने दिया था? जी नहीं, मैंने पिछला दिया था, जस्ट जो लास्ट ऑफलाइन एग्जाम हुआ था मैंने वो दिया था। ऑफलाइन जी। तो जो ऑनलाइन मोड में एग्जाम हो रहा है इसके लिए कुछ सजेशन है आपके पास बच्चों के लिए? जी बिल्कुल ऑनलाइन के लिए क्या कर सकते हैं ये? सो ऑनलाइन के लिए हमने सबसे सुना कुछ नया पैटर्न आया है, कुछ पैटर्न में बदलाव है, मतलब सिलेबस तो है सेम, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका है वो बदला है। नहीं सर, इतना खास बदलाव नहीं है। मैंने देखा था जो अभी जब जो पिछले आपके एग्ज़ाम हुए तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें लगातार बना हुआ था तो मैंने पेपर्स भी देखे थे। मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली अगर जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हम कहाँ मात खा जाते हैं कि हम ST मॉक टेस्ट, सर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आमतौर पे हम सोचते हैं कि जब हमारा कंटेंट तैयार हो जाए या हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी तब हम स्पीड टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक ऐसा एग्ज़ाम है, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PSC की या सिविल सर्विसेज की या कोई ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां आप बिना कंटेंट के कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तब तो बात एक अलग हो गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि मान के चलिए सर 50, 60, 70 क्वेश्चन हमसे वैसे भी सही हो जाते हैं, तो हमें मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए सर। ऑनलाइन का जरूर देना जी बिल्कुल सर, अगर ये आप दिए रहेंगे तो आप वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाएंगे एग्जाम के लिए। तो जो 2 क्वेश्चन थे आप में से जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने पूछे थे, किए थे, वो पहला तो सर ने बताया कि सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट कवर करेगा आपका जो भी कंफ्यूजन है वो। तो ऑनलाइन मोड में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप टेस्ट जरूर दीजिए जहां से भी अवेलेबल आपको हो सके। टीचर भर्ती गुरुकुल जो है ये भी जल्द ही अपने एप्लीकेशन पे आप सबके लिए सीटेट का जो मॉक टेस्ट है जैसा होता है एग्जाम में वैसा आपको प्रोवाइड कराने जा रहा है। मोबाइल फोन पर भी आपको टेस्ट दे सकते हैं और लैपटॉप पे भी या डेस्कटॉप पर भी आपको टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ जो दूसरा सवाल सबसे ज्यादा पुटअप हुआ था आपके लिए, आपकी तरफ से, वो ये था कि सर ऑनलाइन मोड में ये जो एग्जाम हो गए, जैसे ऑफलाइन मोड में जो कंफ्यूजन होता है OMR को फिल करने में, अक्सर क्या होता है कि लैंग्वेज जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं और जिन्होंने पहली लैंग्वेज चुनी है हिंदी और दूसरी लैंग्वेज चुन रखी है इंग्लिश मान लेते हैं, तो जब एग्जाम देने बैठते हैं तो कंफ्यूजन में लैंग्वेज 1 का 2, 2 का 1 हो जाता है और उस वक्त हो जाता है पूरी OMR खराब, गलत हो जाती है, पूरा का पूरा रिजल्ट खराब। तो क्या ऑनलाइन मोड में भी ऐसी गलतियां होती हैं लैंग्वेज को चुनने में या लैंग्वेज को फिल करने में? नहीं सर, इसमें ऐसी गलतियां नहीं होती हैं। इसमें हाँ सर, इसमें जो OMR में जो हमारे साथ जो कुछ गलतियां जो हो जाती हैं उससे हम इसमें बच जाते हैं। जैसे मान लीजिए OMR शीट है, आपने कोई फिल कर दिया, अब फिर उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आप सेकंड सर्किल भी फिल कर दे रहे हैं तो वो आपका वो वॉइड ही माना जाएगा, वो गलत ही माना जाएगा। तो ऐसी कुछ गलतियों से इसमें बच जाते हैं। इवन सर अगर मुझसे पूछे तो मुझे ऑनलाइन एग्ज़ाम ज़्यादा बेटर लगता है और इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन। उसमें जो आपका एफर्ट है, जो टाइम है OMR सर्किल फिल करने का, वो आपको नहीं देना होता है। और तो अगर थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस रहेगी, मतलब जो लोग इसमें वैसे गलती चुनने का कोई ऑप्शन हाँ नहीं ऐसी गलतियां नहीं होंगी सर इसमें आपसे। ऑनलाइन मोड में आपसे आप एक चीज से तो सहूलियत मिल जाती है कि ऑफलाइन मोड में जो लैंग्वेज भरने में गलती होती थी वो किसी से नहीं होनी है। हाँ, दूसरी चीज़ है जैसे जो लोग, जैसे मान लीजिए कोई अन्य भी, जैसे मैं भी एग्जाम्स देता रहता हूँ और तो मेरी सलाह ये रहेगी अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो लोग वहाँ रूम्स में अवेलेबल रहते हैं आपको गाइड करने के लिए। आप उनकी गाइडेंस के हिसाब से काम करें, जल्दबाजी में कोई ऐसी गलती ना करें जो आपकी मेहनत पर पानी फेरे।
जरूर जरूर। जी जी तो ये 2 क्वेश्चन थे जो आपके थे और सबसे ज़्यादा आपने पूछे थे, वो 2 क्वेश्चन के आंसर सबने दिए। आपका अगर कोई और भी सवाल है सेंट्रल टीटी को लेकर के, तो जो वीडियो देख रहे हैं आप, इस वीडियो पर जरूर कमेंट करें। सचिन वाजपेयी जी आपके साथ में अभी इस टीचर भर्ती गुरुकुल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे, और जैसे ही आपके सवाल ज़्यादा हो जाते हैं, वाजपेयी सर फिर से आपके सामने आएंगे और फिर से उन सवालों के जवाब के लिए आपको कैसे रणनीति चाहिए, कैसे सीटेट की तैयारी चाहिए, उसके लिए बताते रहेंगे। तो अभी आपके अपने सीडीपी के महाधुरंधर सर दीप तिवारी सर आ रहे हैं और आपसे थोड़ी सी बातें करेंगे, और आप स्टूडेंट की कुछ क्वेरी हैं उन पर भी, जो भी सर के पास में प्रश्न है, क्योंकि सीडीपी जो सब्जेक्ट है और जो पेडागोजी का सेगमेंट है, दीप तिवारी सर देख रहे हैं, और दीप तिवारी सर के पास में बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज है उस चीज़ को लेकर के। सेंट्रल टीटी के कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस जो भी डाउट होंगे, ज़्यादातर डाउट्स शुभांशु सर आपके पूछ चुके हैं, सब सारी चीज़ें आप बता भी चुके हैं। 2 क्वेश्चंस मेरे थे जो मेरे स्टूडेंट ने पूछा था, वो भी मैंने बताया जी। और अब जो बाकी के क्वेश्चंस है कुछ, वो दीप सर आपसे कुछ जानकारी लेंगे और बच्चों को भी बताएंगे। जी जी सर। चलिए सचिन जी, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। सर मेरा बस आपसे एक क्वेश्चन है। जैसा मैंने बच्चों को एक वीडियो बनाया है, जी जी, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया है इससे पहले जी सर, पाठ्यक्रम के ऊपर, जी जी, ठीक है ना, मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ, बस आप ये बताइएगा सही है या नहीं, कि बच्चे होते नहीं है थोड़ा सा जी जी, और लोग बता दें और अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने बच्चों से कहा है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जी। सर मैं जो बता रहा हूँ क्या ये सही है या नहीं, बस जी। जैसे आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी जीन पियाजे महोदय की, फिर वाइगोस्की महोदय की, फिर नान चमोस्की महोदय की, कोहलबर्ग महोदय की, तो ये जो 4 थ्योरियाँ हैं, मुझे लगता है सर ये मैक्सिमम थ्योरियाँ हर पार्ट में पूछ ली जाती हैं, ऐसा है या नहीं सर? सर बिल्कुल, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री है, हाँ। मान के चलिए, इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। और इसके अलावा आपने देखा होगा सर कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो ऑनलाइन मोड पे भी हुआ है, उसमें एनसीएफ का रोल बहुत ज़्यादा रहा है, समावेशी शिक्षा का रोल बहुत ज़्यादा रहा है, इसके अलावा बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी जोन से पूछे गए, जो अभी मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी बच्चों को सॉल्व करा रहा हूँ, तो मैंने देखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये सभी पार्टों के लिए होते हैं या सिर्फ और सिर्फ सीडीपी के लिए होते हैं? बच्चा थोड़ा भ्रमित रहता है ना सर, होता क्या बच्चे को कोचिंग जो भी हो रही हैं वहाँ पर क्या करते हैं कि ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। देखिए सर, हम चाहते हैं कि सारे भ्रम बच्चों के दूर हो जाए ना। 1 लाइनर क्वेश्चन कहीं से भी शायद नहीं पूछे जाते, तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि सर सीडीपी का रोल किन किन पार्टों में किस तरीके से है, जो आपने परीक्षा दी, मैं तो बताता ही रहता हूँ, आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट ये जरूर बच्चों को बताइए, क्योंकि बच्चे यहीं आकर समस्या कर लेते हैं। क्योंकि सर देखिए जो बड़े चैनल है पढ़ा रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, ये तो आप भी मानते हैं, लेकिन जो छोटी सिटियां हैं वहां पर बच्चा थोड़ा सा भ्रम में ये हो जाता है, बच्चे को टेढ़ी क्लास में बैठा देते हैं, बताते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो चूंकि हर जगह पर जाएगा ना, तो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, उन बच्चों को ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या सीटेट का पाठ्यक्रम है और क्या नहीं आता है। तो बिल्कुल ये बताइएगा क्या नहीं आता और क्या आता है, ये जरूर बताइएगा सर। सर इस बारे में जैसे मैं अगर थोड़ा कम में बताना चाहूँ तो जैसा आपने कहा, सीडीपी सर जो ऐसा सीटेट में जो सीडीपी है इसका सिलेबस लिमिटेड है, फिक्स्ड है। तो मैं जैसा पहले भी सर का क्वेश्चन था, 1 नाइट स्टडी 1 वीक स्टडी को मैं कहीं भी समर्थन में नहीं देता कि जैसा आप भी नहीं करते होंगे, क्योंकि विद्यार्थी को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम एक रात में पढ़ लें या 2 दिन में 3 दिन में क्या पढ़ लें, क्या हो जाए, हम लोग तो घर बैठे कि हाँ सर की नहीं सर, बच्चों के बेस में विद्यार्थी बहुत सी बात हर जगह पर वो रूल रेगुलेशन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कीवर्ड्स नहीं काम करते, ये भी सहमत होंगे सर। बिल्कुल, वो अप्लाई एप्लीकेशन में भी नहीं करेगा। दूसरी चीज़ है ये एजुकेशन का गोल भी तो नहीं है सर, बस ये है कि उससे गलती से पास हुआ जा सकता है, लेकिन बहुत अच्छे अंक नहीं लाए जा सकते। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए सर मैं ये कहूँगा कि जैसे सीडीपी है इसका सिलेबस फिक्स्ड है, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कई सारी ऐसी चीज़ें जिसमें नहीं आती हैं, अभी बहुत स्पेसिफिक हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक ओवरव्यू अगर हम बात करें तो जो सिलेबस में आने वाली चीज़ें हैं हमें उन तक सीमित रहना है, क्योंकि फिक्स्ड है। उन्हीं के आसपास, जैसे जिन थ्योरीज के आपने नाम लिया, इनके आसपास आपकी चीज़ें घूमती हैं, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। तो हमें बिल्कुल सर, हमें हमारा जो फोकस ऐसा ही होना चाहिए कि जो सिलेबस का पार्ट है हम उसी पर फोकस रह करके अपना टाइम दें, और अन्य चीज़ें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको तो हमें बिल्कुल लेकर के चलना है सर। मैंने एक चीज़ सर बहुत अच्छी देखी आपकी, जब मार्कशीट आपने दिखाई हमको, तो उसमें ये बहुत अच्छी बात थी कि आपने हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किया सर। जी। इसका सबसे अच्छा कारण क्या था सर?
सर इसका कारण ये था कि मैंने हर सब्जेक्ट को मतलब जैसी मेरी क्षमता थी कि जैसे मतलब मान के चलिए सर, अगर मैं मैथ्स की बात करूं सिंपली, तो कई लोगों के लिए वो थोड़ा सा एक डर के लिए भी, डर वाला विषय भी रहता है, लोग उससे घबराते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैथ्स में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, मैं जो देखता हूँ सर, एक जगह समस्या बहुत ज़्यादा देखता हूँ सर, मैं आपकी बात सुनता हूँ जी। एक समस्या ये देखता हूँ सर, जो ऑप्शनल पेपर होता है, हाँ, वहाँ पर बच्चा कहीं ना कहीं हर तरीके से बहुत अच्छा नहीं कर पाता है। और इसमें मैंने देखा आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किया सर। तो ये हमारे बच्चों को ये जरूर बताइए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि बच्चा ऑप्शनल सब्जेक्ट, देखिए सर बुक तो कोई होती नहीं है, नहीं सब खेल अपना ही है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ जरूर बच्चों से बताइए कहाँ से पढ़ें, कि बच्चे, हमने जो मार्कशीट बच्चों को देखी है, बच्चे कहीं ना कहीं जो मार्क्स होते हैं जो बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है सर। उसका थोड़ा सा बच्चों को जरूर बताइए अपने हिसाब से, आपने कहाँ से पढ़ा, क्योंकि वो बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए। और चूंकि आप बच्चों को बताएंगे तो बच्चे बिल्कुल आप पे बहुत ध्यान से आपको इस समय सुन रहे हैं, तो प्लीज़ सर इसके लिए जरूर बताइए आप बच्चों को ऑप्शनल के लिए। सर ऑप्शनल का जैसे हम बात करें तो जो हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे स्पेशली लैंग्वेजेस में आपकी 3 चीज़ें हैं। अगर बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड करें, थोड़ा सा हिस्सा ग्रामर का है जी। अगर मान लीजिए आपका ग्रामर अगर वीक है, ग्रामर पोर्शन 2-3 मार्क्स का ही आता है, ज़्यादा नहीं है जी। तो आप, अगर आपके पास समय है तो एक बार उसको आपको देखना जरूर चाहिए। आप उसको देख करके जाएं। कोई भी बुक आप उठा लें, जो स्कूल्स की आपकी बुक है, नॉर्मल 6, 7, 8 की जो बुक्स हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं। एक बार अगर आपको मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से कोई ऐसी कंपटीशन की, SSC CGL की ऐसी कोई किताब लेने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल कोई स्कूल बुक लेकर के कुछ टॉपिक्स अपने आप उसमें से देख लें। उसके अलावा जैसा अभी पहले भी सर से कह रहा था कि पैसेज को इग्नोर ना करें। एक बड़ा एरिया आपके 30 नंबर में दोनों लैंग्वेजेस में कवर करता है। 15 नंबर होता है जी बिल्कुल। आप कोई भी लैंग्वेज आप कोई भी ले रहे हो, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कुछ भी हो, लेकिन पैसेज की आप प्रैक्टिस करें। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर से लगाएं। इसके अलावा स्टेट जो आपके एग्जाम्स होते हैं, इनके प्रीवियस ईयर पेपर से लगाएं, उससे आप प्रैक्टिस करें। और अन्य भी जो समकक्ष एग्जाम है लगभग, जैसे मान लीजिए कि अभी पेट का एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली, अगर कोई हिंदी का देना चाहता है तो उसे उसका भी मतलब जहाँ से आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस स्तर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके आप प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर। और फिर जैसे वैकल्पिक विषय हैं, वैकल्पिक परीक्षा भी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि हमने कंटेंट पढ़ लिया, पेपर लगाया नहीं। जब 4 विकल्प ऐसे आते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं पढ़ा तो था, ये चीज़ें भी थी। अच्छा, सेकंड में सर और देखी गई, बच्चे को 2 ऑप्शन तो क्लियर दिख जाते हैं कि ये नहीं होंगे, ये होता है। लेकिन जब बच्चे 2 क्वेश्चन करते हैं तो बच्चे प्राथमिक के अनुसार ना सोच के अपने अनुसार सोचने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा फिर वो गलत वाला सही हो जाता है, सही वाला गलत हो जाता है। तो ये चीज़ कैसे ये सही करें, इसके लिए जरूर बताइए बच्चों को। इसके लिए सर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करें। कंटेंट को जैसा आप अच्छा डिलीवर कर ही रहे हैं, सब जानते हैं, तो कंटेंट को अच्छे से तैयार करें। और प्रैक्टिस जब आप करेंगे तब आपको ये पता चलेगा सर, क्योंकि ये ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन मतलब कहीं यहाँ याद करने वाला कुछ नहीं है। हाँ, कि जैसे दूसरी चीज़ है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो ऑप्शन सारे एकदम एब्सोल्यूट गलत ही हों, बाकी के सारे के सारे। मतलब कोई मैथ्स का नहीं है कि एक आंसर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ अगर आपने अच्छे से चीज़ें पढ़ी नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑप्शन ऐसे आते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए उसके लिए अच्छा तरीका। अच्छा सर, मैंने अभी चूंकि अभी 2021 का जो ऑनलाइन पेपर 22 में कराया गया, हाँ, इसमें करीब 14 से 15 पेपर कराए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। और मैंने इनमें देखा है करीबन साइकोलॉजी हो या अन्य सब्जेक्ट हो, मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। मैं उन्हीं को इसमें सॉल्व भी करा रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन जो होने चाहिए थ्योरियों से वो सब करा दिए गए। तो अगर बच्चा कहीं ना कहीं इस चीज को भी ध्यान से जोड़कर पढ़े तो मुझे लगता है कि आने वाली परीक्षा में बहुत अच्छा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं सर ऐसा? बिल्कुल, क्योंकि आपने जब पेपर दिया होगा तो आपने प्रीवियस ईयर जितने पेपर हुए होंगे उस पे मुझे लगता है बहुत ज्यादा वर्क किया होगा आपने। सर बिल्कुल, मैंने उसमें लगभग अगर मैं बात करूँ तो करीब 3 से 4 बार सर, जैसे सबसे पहले तो पेपर जब मैंने तैयारी करना शुरू की थी तो सबसे पहले मैंने यही किया कि सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, कुछ टॉपिक्स को नोट किया जो मेरे लिए एकदम नए थे। जैसे मान लीजिए मैथ्स में हम पेडागोजी के कुछ टर्म्स हो गए, तो मैथ्स तो किसी के लिए भी नई नहीं होती, लेकिन अगर आप सीटेट पेपर उठाएंगे तो कुछ आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको लगेगा आपने नहीं पढ़ी है। ऐसे EVS में भी है। तो मैंने इस तरह से प्लान किया और जब मेरी तैयारी मुझे लगा कि हो गई, तैयारी करते समय मॉक टेस्ट दे रहा था और जब मुझे लगा कि तैयारी अब ठीक है, लगभग 1 हफ्ते पहले एग्ज़ाम के, जितने पहले लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तो मैंने फिर से प्रीवियस ईयर पेपर लगाया। और मैंने पाया कि सेटिस्फैक्ट्री है, मैं इन चीज़ों तक पहुँच रहा हूँ। जी नहीं सर, ये तो है, क्योंकि नंबर इतने अच्छे लाना वो
कीवर्ड्स पे तो काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो बच्चों को मैं अक्सर कहता हूँ कीवर्ड्स वो लास्ट समय के लिए कुछ क्वेश्चन के लिए काम करते हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए। हाँ, वो जरूरी है, जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको तो पेपर के पहले बताए ही जाएंगे। बिल्कुल सर, वो तो सर अच्छा एक बात और बताइएगा, हमारे जो बच्चे हैं सामने बैठे हुए हैं, ये कितने घंटे पढ़ें उनके लिए पर्याप्त होगा? कैसे आपने पढ़ाई की, जरूर बताएं भाई बच्चों को हमारे। सर इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि जैसे जो लेट स्टडी शुरू करते हैं जी वो इसके लिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हो सकते हैं। जी जी और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए वो 10 दिन बाद 15 दिन बाद पेपर है, जी तो सोचते हैं कि आप अब हम आज ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कल ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है। तो ये एक जो तरीका है अगर सकारात्मक रूप में लिया जाए, एक्चुअल तरीका यही है पढ़ाई का, घंटे वाला तरीका नहीं है। जैसे मान लीजिए 1 महीने का समय है मेरे पास, तो अपने सिलेबस को मुझे डिवाइड कर लेना चाहिए कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है। कोई चीज़ हो सकती है कि 2 घंटे में हो जाए, कोई 1.5 घंटे में हो जाए, कभी कभी 1 घंटे में भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से टाइम की बजाय आप टॉपिक्स को चूज़ करें कि आज हमें बस ये कवर करना है इस तरह से। और लगभग औसतन मुझे लगता है आप 2 से 3 घंटे 4 घंटे अगर आप देंगे, अदर देन मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट मान लीजिए जरूरी नहीं कि आपको 2-2.5-3 घंटे ही लगेगा। कब मेरे कई सारे मॉक टेस्ट ऐसे 1.5 घंटे में भी हो जाते थे। तो मॉक टेस्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से लगभग आप 2.5 से 3 घंटे अगर आप दे रहे होंगे डिवाइड करके कि अपना जो टारगेट्स उनको आप अचीव कर रहे हैं, तो पर्याप्त, बहुत स्मूथली आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। चलिए देखिए, एक बात बहुत अच्छी है कि सर ने एक बात बताई है कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो जरूर सॉल्व करिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान समझिएगा फिर से। प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक तो बहुत सारे कराए ही गए थे, लेकिन जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो पेपर अभी पिछला हुआ है उसमें बहुत सारे पेपर कराए गए हैं जो आपको आपके यूट्यूब चैनल पे कराए भी जा रहे हैं। बेटा एक बात याद रखना, सिर्फ उन पेपरों को अच्छे से सॉल्व करोगे तो मैं आपसे कह रहा हूं, सामने बैठे एग्री भी करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स उन पेपरों से ही लाए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ सॉल्व करना है, रटने से काम नहीं चलेगा। सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसको आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना होगा, चीजों को समझना होगा, समावेशी शिक्षा क्या है, कैसे आया है, ठीक है ना, किस तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा से समावेशी शिक्षा की एंट्री हुई है, कैसे एनसीएफ के 1975 का बना, 1988 बना, 2000 बना, फिर कैसे 2005 का बना, ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, चूंकि जो पिछला पेपर हुआ उसमें एक खास बात देखी गई, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 अभी लागू नहीं हुई, लेकिन जो प्रस्तावित की गई उससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। और उन्हीं क्वेश्चनों पर ज्यादातर मार्क्स जो थे वो सबको बराबर दिए गए। तो मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करूंगा, लेकिन मैं अपने सीनियर सर को बुलाना चाहूंगा, जो हमारे सर हैं उनको बुलाऊंगा और कहूंगा आइए किसी तरीके से इसको समाप्त करिए। तो सचिन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका ये अमूल्य योगदान। अच्छा, मस्ती शुरू हो गई क्या? तो अच्छा विद्यार्थी हमेशा ये क्यों सोचता है कि शिक्षक जब भी पढ़ा कर निकलता है तो हिमालय पर्वत की चोटी पे जाके बैठ जाता है और साधना शुरू कर देता है। उसकी अपनी जिंदगी नहीं हो सकती क्या? तो सचिन जी, बस यही लास्ट है कि आपके वो कीवर्ड्स का हमेशा इंतजार रहेगा हमें कि 2-3 क्लासों में वो कीवर्ड्स उन बच्चों को मिल जाए और वो बच्चे हमेशा आपके आभारी रहें। और एक बार आपको थैंक यू जरूर बोलें कमेंट में करके। और जिनको भी ये सेशन अच्छा लगा हो, जिन्होंने कुछ सीखा हो, जिनको कुछ लगा हो कि नहीं फ्रूटफुल रहा है, तो वो जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सचिन सर के साथ जुड़े रहेंगे। और सचिन सर लास्ट में 2 अपनी बातें कहेंगे और इसके बाद आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, इस बार पहली बार अभी अपीयर होने वाले हैं इस वाले सीटेट में, उन्हें ये देखिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब जो जैसा कि आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, जो मेंस होता है आपका सुपर टेट या KVS या DSSB, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ है कि हमें दिमाग में ये रखना है कि एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हमें बहुत ब्रॉड लेवल पे फ़ायदा पहुंचाएगा। पहली चीज़ है आपके पाठ्यक्रम का ये एक फर्स्ट चेक हो जाता है। जो भी आपने आपकी जो तैयारी की है उसका एक चेक हो जाता है जब आप ये एग्ज़ाम देते हैं कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। अच्छे मार्क्स आते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, और बॉर्डर पे रह जाते हैं तो लगता है कि नहीं, हाँ क्या गलतियाँ होगी उनको सुधारने का मौका मिलता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप एकदम अच्छे से डेडिकेटेड होकर के ये जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं इनको फॉलो करें और अच्छे से तैयारी से एग्ज़ाम दें। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको आगे आने वाली पढ़ाई के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और
निश्चित तौर पे फिर अभी जैसे कि समय नज़दीक आ रहा है, आप जान ही रहे हैं सर भी, आज भी न्यूज़ में था कुछ वैकेंसी के बारे में, आगे चल के जो भी वैकेंसी होगी उसमें आपको अपीयर होने का मौका मिलेगा और अपना जो टारगेट है, जो अल्टीमेट गोल है, हम उसको सर अचीव कर पाएंगे। तो वही ये लास्ट पंक्ति, वही इसका सार, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ रह गई कमी देखो और सुधार करो, बस यही है मोरल ऑफ द स्टोरी। और बाकी कीवर्ड का इंतजार मुझे रहेगा, आपको भी रहेगा। और ये टीचर भर्ती गुरुकुल चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहें हमारे साथ। और डेली बेसिस पे शाम को सीडीपी क्लास, ईवीएससी क्लास आपको लगातार मिलती रहती है। और जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर, तो देखिए आज शाम की क्लास लगी भी हुई है सीडीपी की सर की, और आप देखेंगे तो सुपर टेट का गुणांक कैसे बनता है, सीटेट में 30 में 30, संस्कृत में कैसे लाए जाएं। हमारे चंद्रा सर हैं, आज तो प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं, है ना, बहुत ही भावुक टीचर। ये हमारे दीप सर आपके मुस्कुराते हुए यहाँ पे खड़े हुए हैं, सहस्वावस्था बता रहे हैं सुपर टेट की। तो चलिए आज में इतना काफी है, तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।